लीजिए समाप्त फरमाइए। अंजुम मानपुरी का मिजाहिया मजमून, किराए की टमटम। शाम को बांकीपुर से गया जाने वाली ट्रेन ठीक 5 और 6 के दरमियान खुल जाती है। और आप जानते हैं कि मैं हर बात में बहुत ज्यादा मोहतात वाक़ हुआ हूँ, खासकर रेल के मामले में। क्योंकि अव्वल तो ये अपने बस की सवारी नहीं, दूसरे अदना आला भले और बुरे की यहाँ कोई तमीज नहीं। आप हजार मुअज़्ज़ज़ और आला पोजीशन के होंगे, मगर 2 मिनट भी देर हुई और ये बगैर इंतजार किए रवाना हो गई। बाज़ औक़ात बड़े बड़े जेंटलमैनों को प्लेटफॉर्म पर पहुंचकर अपने सामने ट्रेन खुल जाने का नजारा हसरत और गुस्से की नजर से देखना पड़ता है। ऐसी हालत में आप ही कहिए कि एहतियातन अगर 4 ही बजे मैंने बिस्तर वगैरह बांध छांद कर सड़क तक टमटम पर असबाब ले जाने के लिए अपने मेजबान भाई मंजर से आदमी मांगा तो क्या बुरा किया, जो खामखा मेरी इस एहतियाती कार्रवाई का तमस्खुर अंगेज मुस्कुराहट से जल्दबाजी और बौखलाहट कहकर मुझका उड़ा गया। मगर मुझ जैसा धुन का पक्का कब इन बातों की परवाह करने वाला था। खुद झट एक बगल में बिस्तर और दूसरी बगल में छड़ी और छतरी, दाहिने हाथ में लोटा और बाएं हाथ में टिफिन कैरियर उठाया और जोरों से सलाम अलैक कहकर वहां से चल देने के लिए कदम उठाया ही था कि अपनी जगह से कूदकर भाई मंजर ने मेरी बगल से बिस्तर खींच लिया और एक दो साहब जो वहां पर मौजूद थे, किसी ने हाथ से लोटा, किसी ने टिफिन कैरियर छीना और साथ ही मिन्नत समाजत शुरू कर दी कि नाश्ता चाय तैयार है, इसे छोड़कर न जाइए। मिन्नत समाजत तो खैर चंदा काबिल तवज्जो बात न थी, लेकिन नाश्ता चाय की इस्तदा को उनकी दिलशिकनी के ख्याल से मुस्तरद करना मुनासिब नहीं समझा। करहन नहीं तो तौअन उसे कबूल करना ही पड़ा। नाश्ता चाय से जल्द जल्द फुर्सत करके चलने को जब आमादा हुए तो फिर उन्होंने निहायत ही मतानत से समझाना शुरू कर दिया कि 1.5-2 घंटे कबल पहुंचकर प्लेटफॉर्म पर फजूल वक्त गुजारने से क्या हासिल। अगर यूं ही स्टेशन पहले पहुंचने का शौक है तो आधा घंटा कबल 5:30 बजे यहां से रवाना हो जाइएगा। घड़ी दिखलाकर कहा कि अभी 4:30 बजे हैं, गाड़ी 6 बजे गुरूबे आफ्ताब के बाद खुलती है। मैंने कहा भाई साहब, इन घड़ियों का कोई एतबार नहीं, कभी तो आफ्ताब डूबने के बाद 6:07 बजते हैं और कभी दिन रहते 5 ही बजे 6 का वक्त हो जाता है। क्या मालूम कि आज किस वक्त 6 बज जाए। गरज मैंने भी ऐसा कायल और लाजवाब कर दिया कि सिवाय मुस्कुराकर चुप रहने के कोई जवाब उनसे न बन सका। मैं फातिहाना अंदाज में मुलाजिम के सर पर असबाब रखवाए सब्जी बाग के नुक्कड़ पर अदालत के सामने टमटमिस्तान यानी टमटमों के अड्डे पर पहुंचा। मुझ पर नजर पड़ते ही सब यकाबान बैक वक्त परवाना वार टूट पड़े। इस तरफ आइए सरकार, ये टमटम हाजिर है, इधर तशरीफ लाइए हुजूर, आपके लिए ये टमटम मौजूद है। पश्चिम दरवाजा जाइएगा जनाब, चौक जाइएगा जनाब, इस पर आइए। स्टेशन चलिएगा मियाँ साहब, फौरन पहुंचाते हैं। गरज जिसको देखिए मुझे हासिल करने की कोशिश कर रहा है, बेताब है। कोई असबाब अपनी टमटम पर रखवाने की कोशिश कर रहा है, कोई मेरा बाजू थामे अपनी तरफ खींचे लिए जा रहा है। अपनी ये इज्जत अफजाई और कदरदानी देखकर मुझे यकीन हो गया कि वाकई आदमी की कदर अपने शहर से बाहर ही होती है। यकाबानों के इस इजहारे अकीदत से मैं इस कदर मुतासिर हुआ कि किसी की दिलशिकनी की मेरी हिम्मत न पड़ी, जिसका नतीजा ये हुआ कि मेरा असबाब दूसरी टमटम पर और मैं
बजाते खास दूसरी टमटम पर, जिस पर दो साहब और पहले से बैठे थे। यकाबान ने कहा, ये दोनों भी चौक जा रहे हैं, आप वहां किस जगह उतरेंगे? मैंने कहा, अरे भाई, मुझे स्टेशन पहुंचना है, रेल का वक्त करीब है। तुझे चौक जाना है तो स्टेशन होते हुए चले जाना। उसने हंसकर कहा कि स्टेशन यहाँ से पश्चिम 1 मील और चौक पूरब 2 मील है। बंबई के रास्ते से कलकत्ता जाने को आप कह रहे हैं? मजबूरन उससे उतरकर दूसरी टमटम पर, जिस पर न मालूम किस तरह असबाब रख दिया गया था, सवार होने को चला। पास ही बगल में एक साहब टहल रहे थे। उन्होंने कहा कि कहाँ आप इन यकाबानों के फेरे में पड़े हैं? ये आपको टमटम पर बिठलाकर घंटों सवारियों की तलाश में इधर उधर टहलाते फिरेंगे। जब तक 4 सवारियां पूरी ना हो लें, यहां से टलेंगे नहीं। मुझे भी स्टेशन ही जाना है। थोड़ी देर इसी जगह ठहरिए। जिस टमटम पर 2 आदमी बैठ जाएं, हम दोनों उसी पर सवार हो जाएं, ताकि ज्यादा देर किसी और साथी का इंतजार ना करना पड़े। बात थी माकूल। महज मामूली रद्दो-कदा के बाद सामान टमटम से वापस लाकर उसी जगह खड़ा हो गया। चंद कदम के फासले पर एक टमटम देखा, जिस पर 2 शख्स पहले ही से बैठे थे। मैं उसी ताक में था। फौरन अपने साथी को उसकी तरफ इशारा करके कहा, बस अब देर न कीजिए, फौरन चलकर बैठ ही जाना चाहिए, वरना फिर जल्द ऐसा मौका हाथ ना आएगा। लेकिन वो हजरत कुछ यूं ही से थे। फरमाने लगे, जनाब, इसमें तो एकदम मरियल बुढ़ा घोड़ा जुता हुआ है। अभी अभी कोई अच्छी सी टमटम मिलती है तो चलेंगे। मैंने कहा, किबला, रेल का वक्त करीब है, मुझे घोड़ा तो खरीदना नहीं जो उसके सीनो साल फरबही और ओलागरी को देखे। इतनी दूर स्टेशन तक पहुंचने के लिए बहुत काफी सिन है। बंदा तो इसी पर जाता है। आप किसी अच्छी सी टमटम पर बाद को आइएगा। मुझे बजिद देखकर अखलाकन वो भी हमारे साथ उस टमटम पर बैठ रहे। मैंने यकाबान से कहा कि ले, अब चल, मगर जरा तेज हाँकना, रेल का वक्त करीब है। ये जुमला अभी पूरा ना हुआ था कि दोनों जो पहले से उस पर बैठे थे टमटम से उतर पड़े और लगे इधर उधर टहलने। मैंने यक्काबान से बिगड़कर कहा कि ये क्या मजाक है? रेल का वक्त करीब है, मुझे जाने की जल्दी है, और ये दोनों इत्मीनान से चहलकदमी में मसरूफ हैं। यक्काबान ने मुस्कुराकर कहा, जनाब, खफा ना हो, ये दोनों स्टेशन जाने वाले मुसाफिर नहीं हैं, हमारे मुलाकाती हैं। थोड़ी देर के लिए मैंने इस गरज से टमटम पर बिठा लिया था कि उन्हें देखकर और मुसाफिर इस पर आ जाएंगे। आप घबराएं नहीं, अभी फौरन 2 सवारियां बिठाकर बात की बात में स्टेशन पहुंचाता हूँ। ये कहकर स्टेशन स्टेशन पुकारता हुआ लगा टमटम को इधर से उधर और उधर से इधर चक्कर देने। 20 फेरे लगाए, मगर लागर और बुढ़ा घोड़ा देखकर कोई उधर मुतवज्जे न हुआ। कहीं जाने के लिए जो उस जगह आया, दूसरे टमटम पर सवार हो गया। मैंने देखा कि अगर यही हालत रही तो खुदा जाने कई घंटों यूं ही टमटम पर फेरे लगाते गुजर जाएंगे। मजबूरन यकाबान के उस काम में मैं भी मदद देने लगा जो सामने से गुजरा। फौरन मैंने खुशामदाना लहजे में मुखातिब करके कहा, कहाँ जनाब, स्टेशन जाइएगा? इस टमटम पर तशरीफ लाइए। क्यों भाई साहब, स्टेशन का इरादा है? मैं भी तो वहीं जा रहा हूँ, आइए इसी टमटम पर। 20 राह चलने वालों से अपने साथ टमटम पर बैठने की दरख्वास्त की, मगर स्टेशन तो क्या, अखलाकन थोड़ी दूर तक भी कोई साथ देने को तैयार न हुआ, सिर्फ मुस्कुराता हुआ सामने से गुजर गया। ये तो है हिंदुस्तानियों के अखलाक और हमारी हमदर्दी का हाल, और उस पर चले हैं स्वराज लेने। आजिज आकर जी चाह के अपना असबाब लिए दिए कूद कर
झट से किसी दूसरी टमटम पर सवार हो जाऊं। उसी तहिए में था कि एक पंडित जी ने करीब आकर पूछा कि आप लोग स्टेशन जा रहे हैं। ये सुनना था कि आइए पंडित जी तशरीफ लाइए महाराज, कहते हुए हाथ का सहारा देकर फौरन अपनी टमटम पर खींच लिया। अब बाकी रहा एक साथी और। तो दिल में सोचा कि जिसने मेरी मुसीबतों को कम करने के लिए बेशानो गुमान एक पंडित जी को भेज दिया, उसकी कुदरत से क्या बईद है कि इसी तरह कोई खुदा का बंदा एक और फंस जाए। ये सोच ही रहा था कि एक शख्स साफ सुथरी धोती कमीज पहने, सर पर लखनऊ की कीमती बेल की टोपी रखे और बगल में धुले हुए कपड़ों की गठरी लिए टमटम पर आकर बैठ गया और कहा कि स्टेशन से उसी तरफ मिस्टर यूनुस की कोठी के पास उतार देना। मैंने यकाबान से कहा, अब तो 4 सवारियां पूरी हो गई, खुदा के लिए जल्द हाँक, रेल का वक्त करीब है, ऐसा ना हो कि ट्रेन छूट जाए। सरकार, अभी बात की बात में पहुंचाता हूँ। ये कहते हुए उसने एक कमची जिसमें हाथ 1.5 हाथ की रस्सी बंधी हुई थी आहिस्ता से घोड़े की दुम पर लगाई और चुमकार कर कहा, चल बेटे, स्टेशन पहुंचकर ही दम लेना। मगर घोड़े ने गोया सुना ही नहीं। उसकी उस बेपरवाही को देखकर खींचकर एक खमची रसीद करने के साथ लगाम को जोरों से झटका देकर यकाबान ने कहा, बेटा दिखा तो दे जरा रेस का मजा। मगर उस नाखलफ बेटे ने उस पर भी कुछ ध्यान न दिया, सिर्फ दुम हिलाकर और कान फटफटा कर रह गया। अब यकाबान को ताप कहाँ, मुतवातिर 5-7 खमचियां सटाक सटाक जोरों से लगाकर कहा, साला चलता है या नहीं। मैंने समझा कि बेटा से जो साला बन गया, मुमकिन है उससे तब्दीली रिश्ता का कुछ अच्छा असर पड़े। मगर वो साला बेटा आगे बढ़ने के एवज और पीछे हटने लगा। मैंने यकाबान से कहा, अगर घोड़ा उल्टा चलने का आदी है तो खुदा के लिए स्टेशन की जानिब से उसका रुख फेर कर पूरब की तरफ कर दीजिए। इसी तरह पीछे हटता हटता शायद स्टेशन पहुंच जाए। उसने कहा, हुजूर, बात दरअसल ये है कि इसके दाने का वक्त करीब आ गया है, इसलिए अपने घर की तरफ जाने के लिए अड़ रहा है, अभी इसे दुरुस्त किए देता हूं। ये कहकर खमची बाजी शुरू कर दी, मगर घोड़ा भी अजीब जीदार और साबित कदम निकला। उधर पीठ पर सटाक से पड़ी, इधर उसने जवाब में यक्के के पांवदान पर, जिसे उनकी इस्तिलाह में अड़नी कहते हैं, तड़ाक से दुलत्ती झाड़ दी। यकाबान के चाबुक और घोड़े की अड़नी पर दुलत्तियां झाड़ने की यके बाद दीगर सटाक तड़ाक की आवाजें देर तक हम लोगों की समानवाजी करती रहीं, यहाँ तक कि यकाबान का हाथ और घोड़े के पांव ने थक कर थोड़ी देर के लिए खुद ब खुद मोहलत ले ली। ये हालत देखकर हम चारों ने, यानी टमटम के सिटिंग मेंबरों ने, वॉकआउट का मुत्तफिका फैसला कर लिया। सबसे पहले पंडित जी ने पेशकदमी करनी चाहिए। उसी इरादे से पांव लटकाकर कूदना ही चाहते थे कि यकाबान ने झट उनकी टांगें थाम ली और कहा कि अगर इस टमटम पर ना जाना था तो आकर बैठते ही नहीं, घोड़े को इस कदर पिटवा कर अब चले दूसरी टमटम पर। ये तो अब नहीं हो सकता। मैंने बिगड़ कर कहा, रेल का वक्त करीब है, इस मरियल घोड़े के पीछे क्या अपनी ट्रेन छोड़ दूं? उसने कहा, मियाँ साहब, ये जरा बीमारी की वजह से जरा दुबला और कमजोर हो गया है, वरना ऐसा जीवत का घोड़ा ढूंढने नहीं मिलेगा। देखा नहीं कैसा कस कस कर बीसियों चाबुक पड़े, मगर सिवाय दुलत्तियां झाड़ने के चूं तक नहीं की। मैंने कहा, मगर ऐसा साबित कदम घोड़ा तो नॉन वायलेंस वॉलेंटियरों की सवारी के लिए लायक होना चाहिए, जो डंडे और हंटर खाकर भी कदम नहीं उठाता।
इस टमटम में जोत कर खामखा ऐसे बहादुर घोड़े की तुमने मिट्टी पलीत की। उसने हंसकर कहा, सरकार, मैं झूठ नहीं कहता। आज ही सुबह यहाँ से जो बिजली की तरह चला तो फुलवारी ही जाकर दम लिया। उसकी तेजी का हाल देखना हो तो घुड़दौड़ के मैदान में छोड़ दीजिए। खुदा झूठ ना बुलवाए तो रेस के घोड़ों से मेरी टमटम आगे ही नजर आएगी। सिर्फ यही जरा ऐब है कि चला तो चला और अड़ा तो अड़ा। पंडित जी ने बिगड़कर कहा कि इस बुढ़े घोड़े के बदन पर मांस तो है नहीं, पसली की हड्डी तक नजर आ रही है और झूठ मूठ तारीफ किए जा रहा है। सफेद पोश साथी ने पंडित जी की हाँ में हाँ मिलाकर कहा कि इससे कहीं अच्छा तो हमारा गधा है। पंडित जी ने घूर कर देखा और पूछा, तुम्हारे पास गधा किस लिए है? उसने कहा कि घाट पर कपड़े ले जाने और वहां से लाने के लिए हम लोग गधा ही तो रखते हैं। पंडित जी ने अपना दामन संभालते हुए जरा खिसक कर पूछा, तो क्या तुम धोबी हो? उसने कहा, जी हाँ, मगर उन धोबियों की तरह नहीं। मामूली मैं नहीं हूँ, मैं अशराफ धोबी हूँ। हाकिमों और बैरिस्टरों के कपड़े धोता हूँ। इतना सुनना था कि पंडित जी आपे से बाहर हो गए। बारे खुदा खुदा करके हमारी मिन्नत समाजत पर वक्ती मसलहत से पंडित जी राजी हो गए। करीब 10 मिनट तक यह किस्सा चलता रहा, जब तक यह काबान और घोड़ा फिर ताजा दम हो गए। अब जो फिर उसने लगाम खींचकर कमची चलाई तो बजाय आगे बढ़ने या पीछे हटने के गर्दन मोड़कर अपने घर की तरफ रुख करना चाहा। ये देखकर पंडित जी बेसाख्ता बोल उठे कि घोड़े का कसूर नहीं है, ये कबान ही अनाड़ी मालूम होता है। इतना सुनना था कि आ गया ये कबान को ताव। पूरी ताकत से दाग खींचकर घोड़े का रुख सीधा किया और कमची रखकर पंडित जी का डंडा लिए दोनों हाथों से मजबूत पकड़कर घोड़े की पीठ पर 5-7 कसकर इस जोर से जमाए कि अड़ने और शरारत करने के बजाय टमटम को लिए छलांगे मारता हुआ इस तरह भागा कि अब हम लोग रोकना, थामना लाख चिल्ला रहे हैं, मगर वो अड़ा तो अड़ा और चला तो चला वाला मजमून शायद गलत नहीं था। उस वक्त घोड़ा चला तो चला के आलम में था। अब किसी के रोके कब रुकने वाला था। मजबूरन टमटम का किनारा मजबूत पकड़े हुए दिल में दुआ करता जा रहा था, या रब्बुल आलमीन, अगर टमटम से गिरना ही किस्मत में लिखा है तो कम से कम शहर से बाहर लॉन के मैदान के करीब इज्जत व आबरू के साथ गिरा। बांकीपुर की बीच सड़क पर टमटम उलट जाने से अपने जख्मी होने का उतना ख्याल नहीं था जितना राहगीरों की भीड़ और दुकानदार के तमस्कुर अंगेज हमदर्दाना जुमले। अभी ना गिर जाते, वाह भाई, खूब संभल कर गिरे, खैरियत हुई कि आंख नाक बज गई। कोई परवाह नहीं, गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में। ये नमक पर जराहत से कम नहीं। घोड़ा जिस बदहवासी के आलम में टमटम को घसीटे और उठा पटक करता चला जा रहा था, मुझे तो यकीन हो गया था कि टमटम पर स्टेशन पहुंचने के एवज खटोली पर अस्पताल जाना पड़ेगा। लेकिन खुदा जाने क्या हुआ कि थोड़ी ही दूर जाकर अचानक खुद ब खुद घोड़ा इस तरह खड़ा हो गया कि गोया टमटम के शोफर ने यकायक ब्रेक कस दिया हो। साथ ही पेट्रोल के बहने की आवाजें कानों में आने लगी। दरियाफ्त करने पर मालूम हुआ कि घोड़े साहब दफा 34 की खिलाफ वर्जी में मसरूफ हैं, यानी बीच सड़क पर इस्तंजा फरमा रहे हैं। मैंने यकाबान से कहा, देखो दोस्त, रेल का वक्त करीब है। उसने आहिस्ता से कहा, अभी बात की बात में पहुंचाता हूँ। घोड़ा उधर हवाए जे जरूरी से फारिग हुआ
ادھر یکابان نے لگام کھینچ کر خمچی چلائی، مگر چلا تو چلا ختم ہونے کے بعد اب شاید اڑا تو اڑا کا وقت تھا، اس لیے ٹمٹم سے فوراً اتر کر یکابان نے اس کے تھوتنے کے پاس لگام پکڑ کر آگے کی طرف کھینچنا شروع کر دیا، لیکن بجائے اس کے کہ وہ گھوڑے کو آگے بڑھائے، اس کے اڑنے میں وہ خود اس کے ساتھ تھوڑی دور تک کھینچا چلا گیا۔ ادھر یکابان لگام کا رسہ تھامے اپنی طرف زور لگا رہا تھا، اور ادھر گھوڑا گردن ٹیڑھی اور اونچی کیے اپنی جانب اسے کھینچ رہا تھا۔ اس ٹگافار کی کشمکش میں جو گھوڑے کو شرارت سوجھی تو یکایک الف کھا کر پچھلے دونوں پاؤں پر کھڑا ہو گیا۔ لگام مضبوط تھامے رہنے کی وجہ سے یکابان صاحب زمین سے مائل بلندی کچھ ہو چلے تھے کہ ہاتھ سے باگ چھوڑ دی، ورنہ سرکس کے ایک نئے تماشے کا لطف آ جاتا۔ اب اس کے بعد بھی ٹمٹم پر بیٹھے رہنے کو ہم لوگوں کی ہمت و جرت و حماقت آپ جو چاہیں سمجھیں، لیکن آپ یقین مانیں کہ کوئی دقیقہ اس ٹمٹم سے جان چھڑانے کا اٹھا نہیں رکھا، مگر وہاں تو کیل ہی نہیں چھوڑتی کا قصہ تھا۔ میں نے یکابان سے لاکھ کہا کہ ریل کا وقت قریب ہے، اپنا کرایہ لے لے اور ہم لوگوں کی جان بخش دے۔ جواب سنیے، نہیں صاحب، میں مفت خور نہیں کہ بغیر اسٹیشن پہنچائے حرام کا پیسہ لے لوں۔ آج اگر درمیان راستے میں آپ کو اتار کر کرایہ وصول کر لوں تو کل کون مسافر میری ٹمٹم پر سوار ہوگا، آپ ہی بتائیے۔ پنڈت جی اس کی باتوں کی پرواہ نہیں کر کے ٹمٹم سے اترنے کی کوشش کرنے لگے، تو اس نے بگڑ کر کہا کہ دیکھیے مہاراج، آپ کے کودنے سے گھوڑا اگر بھڑکا تو آپ جانیے۔ مجبوراً ڈر سے بیچارے نے اپنا پاؤں اوپر سمیٹ لیا۔ یکابان ہم لوگوں کی دلجوئی کے خیال سے کہنے لگا کہ بس اب کے اڑان میں اسٹیشن ہی پہنچے گا، مگر اب اس نے شرارت کی تو میں خود دوسری ٹمٹم پر آپ لوگوں کو سوار کر کے اسٹیشن پہنچوا دوں گا۔ مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا کہ بیچ راستے میں آپ سب کو چھوڑ کر چلا جاؤں۔ یہ کہتے ہوئے ٹمٹم سے اتر کر گھوڑے کی گردن پر تھاپ مار کر چمکارا اور لگام پکڑ کے آگے کی طرف بڑھاتے ہوئے ہم لوگوں سے کہا کہ ذرا آہستہ سے چابک لگا دیجیے۔ پنڈت جی جو سب سے آگے بیٹھے تھے، انہوں نے چابک کے بدلے اپنے ڈنڈے سے خدا جانے کہاں کھونچا لگایا کہ یکایک دو لتیاں جھاڑتا ہوا جس رفتار اور جس شان سے چلا کہ حضرت اکبر کے آبلڈور کی روانی سے کم نہیں۔ بگڑتا ہوا اور بھڑکتا ہوا، چمکتا ہوا اور بدکتا ہوا، اچکتا ہوا اور اچھلتا ہوا، وہ کھا کھا کے ٹھوکر سنبھلتا ہوا، ادھر اور ادھر وہ بھٹکتا ہوا، وہ ٹمٹم اٹھاتا پٹکتا ہوا، لگام ایک طرف وہ چباتا ہوا، ادھر رال منہ سے گراتا ہوا، وہ ہچکولے سب کو کھلاتا ہوا، وہ ٹمٹم پہ جھولے جھلاتا ہوا، وہ چابک کی ہیبت سے ڈرتا ہوا، اٹھا کر وہ دم لید کرتا ہوا۔ غرض اسی شان سے ٹمٹم سنیما کے کچھ ہی آگے پہنچی تھی کہ یکایک یکابان نے لگام زوروں کے ساتھ کھینچ کر گھوڑے کو روکا اور کہا، حضور، غضب ہو گیا۔ ہم لوگوں نے متفقہ وحشت کے ساتھ پوچھا، ارے کیا ہوا، خیریت تو ہے؟ اس نے خوفزدہ انداز میں کہا کہ دیکھیے وہ قصائی سامنے کھڑا ہے، آج نہیں چھوڑے گا۔ میں نے کہا کہ خدا کے لیے جلدی بتا کہ تجھ کو یا تیرے گھوڑے کو قصائی سے کیا سروکار؟ اس نے کہا، حضور، یہ گھوڑے کا ڈاکٹر ہم لوگوں کے لیے قصائی سے کم نہیں ہے، اس کے ظلم سے سب ٹمٹم والے پریشان ہیں۔ کسی گھوڑے کو معمولی سا بھی زخم ہو یا پیٹھ داغی ہوئی ہو،
اس نے رپورٹ کر کے جرمانہ ٹھکوا دیا۔ میرا گھوڑا کئی روز سے بیمار ہے اور پیٹھ پر معمولی سا زخم بھی ہے۔ پرسوں اس نے جو پکڑا تو بڑی منت سماجت کے بعد اس شرط پر چھوڑا کہ جب تک یہ ایک دم تندرست نہ ہو جائے یہ ٹم ٹم میں نہ جوتا جائے گا۔ اب آپ ہی انصاف کیجئے کہ ہم جیسے مزدوری پیشہ والے گھوڑے بٹھا کر کہاں سے کھلا سکتے ہیں۔ یہ بات ہو رہی تھی کہ سامنے کانسٹیبل غالباً اسی ٹمٹم کی پیش قدمی کے لیے آتا دکھائی دیا۔ نظر پڑتے ہی ڈاکٹر نے ڈپٹ کر سپاہی کو حکم دیا کہ ان سب کو اتار کر گھوڑا کھولو اور اسپتال پہنچا دو۔ پنڈت جی نے خدا جانے کیا سمجھا کہ لگے ڈاکٹر صاحب سے خوشامدانہ لہجے میں آرزو کرنے کہ ڈاکٹر صاحب اول تو ہم بیمار نہیں ہیں، اور اگر دانستہ کوئی بیماری ہو تو بھی مجھے یہاں کے اسپتال میں کیوں بھیجتے ہو؟ ہمارے شہر میں خود اسپتال ہے، میں وہیں علاج کروا لوں گا۔ ڈاکٹر صاحب نے مسکرا کر کہا کہ آپ بھی عجیب جانور قسم کے آدمی معلوم ہوتے ہیں۔ میں نے گھوڑے کو اسپتال بھیجنے کے لیے کہا ہے یا آپ کو؟ ان کی تبسم پر ہماری بھی ہمت بڑھی۔ میں نے کہا جناب ڈاکٹر صاحب، ریل کا وقت قریب ہے، خدا کے لیے میری حالت پر رحم کیجیے اور صرف اسٹیشن تک پہنچانے کی اجازت دے دیجیے۔ اس کے بعد آپ اسپتال میں اسے بھیجیے یا پوسٹ مارٹم روم میں، مجھے کوئی عذر نہیں۔ انہوں نے کہا آپ جانتے ہیں یہ یکابان بے زبان جانوروں پر اس قدر ظلم کرتے ہیں کہ بعض وقت دیکھ کر میرا قلب شق ہو جاتا ہے۔ شقیل قلب، جو یکابانوں نے ان کا لقب دے رکھا تھا، اس کی وجہ اس وقت سمجھ میں آئی۔ آخر بہزار خوشامد اسٹیشن تک پہنچانے کی انہوں نے اجازت دی اور سپاہی کو بلا کر کہا کہ تم اسٹیشن تک جاؤ، وہیں سے گھوڑا کھول کر اسپتال پہنچا دینا۔ ان کی اس مسافر نوازی پر بے ساختہ میری زبان سے یہ دعا نکلی کہ خدا آپ کو گھوڑے کے ڈاکٹر سے ترقی دے کر ہاتھی کا سول سرجن بنا دے۔ ڈاکٹر کا حکم پاتے ہی ایک تند و مند سپاہی ہاتھ میں ایک لمبی لاٹھی لیے سب سے آگے ٹم ٹم پر آ کر بیٹھ گیا۔ اس کے لیے یکابان کو مجبوراً گھوڑے کی باگ ہاتھ میں لیے ساتھ ساتھ پیدل چلنا پڑا۔ میں نے سمجھا تھا کہ اب یہاں بھی اڑا تو اڑا والا مضمون دہرایا جائے گا، مگر نامعلوم پولیس کے خوف سے یا سپاہی کے بھاری بوجھ سے جلد چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے بلا عذر دم دبائے گردن نیچی کیے خاموشی کے ساتھ وہاں سے روانہ ہوا۔ ابھی چند ہی قدم گھوڑا چلا تھا کہ یکابان نے کہا کہ آگے کی طرف دباؤ زیادہ ہے، ذرا پیچھے ہٹ کر بیٹھیے۔ پہلے سے ہم چاروں ٹمٹم کے سابق سیٹنگ ممبر پر جہاں جہاں بیٹھے تھے، سپاہی جی کی سرکاری سیٹ کے باعث ہم سب کا پوزیشن گڑبڑا گیا۔ پنڈت جی جو آگے صدر کی حیثیت سے بیٹھے تھے، ان کو سرکاری مداخلت کے باعث اچھوت دھوبی کے اپوزٹ سائیڈ میں جا کر بیٹھنا پڑا، اور اب نشست یوں رہی کہ ایک طرف ہمارے پہلے ساتھی اور پنڈت جی، دوسری طرف کپڑے کی گٹھری لیے وہی اشراف قسم کا دھوبی، اور آگے یکابان کی جگہ وپ کی حیثیت سے سپاہی صاحب، اور بیچ میں یہ خاکسار ناچیز ہیچمدان وغیرہ۔ اب دباؤ کے خیال سے یکابان نے پیچھے ہٹنے کو کہا تو سپاہی سرکاری آدمی ہو کر کیوں اپنی جگہ سے ہٹنے لگا، اور بقیہ تینوں صاحب پچھلی جانب بیٹھے تھے، مجبوراً مجھے پیچھے کھسکنا پڑا۔ اپنی جگہ سے ہٹنا تھا کہ یکابان نے آواز دی
کہ پیچھے کی جانب زیادہ بوجھ ہو گیا ہے، ذرا آگے بڑھا جائے۔ وہاں سے اچک کر آگے بڑھایا۔ اب ارشاد ہوا، اتنا آگے نہیں، تھوڑا اور پیچھے ہٹیے، مگر پنڈت جی کی طرف نہیں، ورنہ الار ہونے کا خوف ہے۔ لا حول ولا قوت۔ آگے بڑھے تو دباؤ، پیچھے ہٹے تو الار۔ ٹم ٹم مدھم رفتار سے جا رہی تھی اور میں کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی آگے کبھی پیچھے، اپنی جگہ بدلتا، بیلنس درست کرتا جا رہا تھا۔ میرا پوزیشن اس وقت ٹھیک مولانا شوکت علی کی طرح ہو گیا تھا۔ کبھی اچھوت کے پاس پہنچا، کبھی سپاہی جی یعنی سرکاری آدمی کی طرف بڑھا، کبھی پنڈت جی کے پاس کھسک گیا۔ غرض جس طرح جھکا وزن بھاری ہو گیا۔ میں نے لاکھ کوشش کی کہ کہیں ایسی جگہ ہٹ جاؤں کہ یہ دباؤ اور الار کا قصہ ہی ختم ہو، مگر میں ٹہرے کی طرح ادھر ادھر لڑکتا رہا۔ راستے میں چند آزاد منش لڑکے ادھر سے آ رہے تھے۔ کانسٹیبل کی نگرانی میں ہم سب کو جاتے دیکھ کر ان میں سے ایک نے دور ہی سے پوچھا، کہیے سپاہی جی، یہ سب کہاں پکڑے گئے؟ دوسرے نے آوازہ کسا کہ صورت تو بھلے آدمیوں کی سی ہے۔ تیسرے نے قہقہہ لگا کر کہا، آہا، ایک پنڈت جی بھی ہیں۔ چوتھے نے گھور افشانی کی، جاترا دیکھ کر نہ چلے ہوں گے اس لیے پکڑے گئے۔ پانچویں نے بیڑی کا دھواں منہ سے نکالتے ہوئے کہا، ارے یار، اسباب جو برآمد ہوا وہ بھی ساتھ ہے۔ اتفاق کی بات کہ جیل بھی اسٹیشن کے قریب ہی واقع ہوا تھا۔ اب کون سب کو سمجھائے کہ نہیں بھائی، سپاہی نے نہیں بلکہ یکابان نے بے قصور ہم لوگوں کو پکڑ لیا ہے۔ وہ تو خیریت ہوئی کہ ٹم ٹم آگے بڑھ گئی، ورنہ اور کیا کیا اپنے متعلق قیاس آرائیاں سننے میں آتی۔ غصے میں جی تو چاہا کہ ڈیفیمیشن یعنی توہین کا سانحہ سپاہی جی کی معرفت لکھوا دوں، لیکن چونکہ ریل کا وقت قریب تھا اس لیے ان باتوں کا زیادہ خیال نہیں کیا۔ آخر خدا خدا کر کے اسٹیشن پہنچا۔ فوراً قلی کو بلا کر پوچھا کہ گیا والی ٹرین جا چکی ہے یا نہیں۔ اس نے کہا کہ بس اب کھلنے ہی والی ہے، جلدی چلیے نہیں تو ٹرین پھر نہیں ملے گی۔ جھٹ ٹم ٹم سے کود کر قلی کے سر پر اسباب رکھوا کر سیدھا اس پار پلیٹ فارم کا رخ کیا۔ پل پر جانے کے لیے سیڑھیوں پر جیوں ہی قدم رکھا تھا کہ یکابان کہہ رہا ہے کہ واہ میاں واہ، کرایہ دیے بغیر بھاگے جا رہے ہیں۔ جیب میں ہاتھ ڈال کر دیکھا، سوائے نوٹ اور 10 کے خوردہ ایک پیسہ نہیں۔ میں نے کہا کہ ریل کا وقت قریب ہے، پیسہ بھنا کر دینے کا موقع نہیں ہے، اب کیا کر سود در سود جوڑ کر کرایہ لے لینا۔ مگر وہ کاہے کو ماننے والا تھا۔ ادھر قلی اسباب لے کر آگے بڑھ چکا تھا۔ وہیں سے اس نے پکارا کہ جلدی آئیے، ریل چھوٹ رہی ہے۔ ادھر یکابان چمٹا ہوا، جان چھوڑنے کو تیار نہیں۔ غصے میں نے جیب سے روپیہ نکال کر کہا، تیرے پاس خوردہ ہے تو اپنا کرایہ لے کر بقیہ واپس کر۔ اس نے اپنے بٹوے سے ریزگاری نکال کر جو گنا تو صرف 7 آنے ٹھہرے۔ اب میں بقیہ پیسہ وصول کرنے کی فکر کرتا یا ریل کو دیکھتا۔ مجبوراً 7 آنے پیسے لے کر کہا، جا، باقی تجھے انعام دیا۔ فوراً یہ خیال آیا، اس قدر پریشان کرنے کے بعد انعام دے کر مفت پیسے برباد کرنا ہے، اس لیے اسے خیرات کی مد میں دے دینے کی نیت کر لی۔ یکابان سے پیچھا چھڑا کر ہانپتا کانپتا پل پر پہنچا۔ دیکھا تو انجن جتا ہوا جانے کے لیے شائیں شائیں کر رہا ہے۔ تیز تیز قدم اٹھائے، ایک کی جگہ 2، 2 کی جگہ 3 سیڑھیاں پھاندتا ہوا بدحواس پلیٹ فارم پر جیوں ہی پہنچا
کہ गार्ड ने झंडी हिलाकर सीटी बजाई। आगे बढ़कर किसी दूसरे डिब्बे में जाकर इत्मीनान से बैठने का मौका कहाँ था। उसी बौखलाहट में सीढ़ी के बगल ही में जो करीब तर डिब्बा था घुस पड़ा। वहां दाखिल होते ही जनाना जनाना का ऐसा शोर मचा कि सामने से रेलवे पुलिस के आने के कबल ही वहां से निकलकर दूसरे डिब्बे की तरफ दौड़ा। औरतें वाकई नाकिसुल अक्ल होती हैं। इस इत्तेहाद और इख्तिलात के जमाने में जनाना मर्दाना में फिरकावाराना सवाल उठाना सख्त नागवार हुआ। लेकिन रेल का वक्त करीब था, इसलिए गुस्से या अफसोस के इजहार का मौका ही न मिला। कुली ने पुकार कर कहा, जल्दी बतलाइए, असबाब किस खाने में रखूं? टिकट किस दर्जे का है? टिकट का लफ्ज सुनकर ख्याल आया, ला हौल वला कुव्वत, बौखलाहट में टिकट का तो लेना ही भूल गया। लेकिन सच्ची बात तो ये थी कि अगर बौखलाहट ना भी होती तो इतने तंग वक्त में उसका मौका भी कहाँ था। मैंने कुली को कहा, जहां जी चाहे असबाब रख दे। दिल में सोचा कि कोई परवाह की बात नहीं, स्टेशन के मास्टर साहब मुलाकाती हैं, गेट पर कौन रोकेगा। थर्ड सेकंड फर्स्ट क्लास में बैठ जाऊंगा, पास हो जाऊंगा। ये सोचकर सवार होने के लिए एक डिब्बे की तरफ लपका जा रहा था कि इंजन ने सीटी दे दी और गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता चलने लगी। दौड़कर चाहा कि चलती ट्रेन पर चढ़ जाऊं कि उधर हाथ में सब्ज झंडी, दांत से सीटी दबाए खिरामा खिरामा गार्ड साहब आ रहे थे। उन्होंने फौरन हमारा हाथ पकड़ा और कहा कि किस दर्जे का टिकट है? चलती गाड़ी में चढ़ने का हुक्म नहीं। मैंने खुशामदाना लहजे में कहा कि गार्ड साहब, खुदा आपको पैसेंजर ट्रेन से तरक्की देकर मेल का बल्कि लॉर्ड साहब का स्पेशल गार्ड या बॉडीगार्ड बना दे। मुझे किसी तरह इस गाड़ी में बिठा दीजिए, और नहीं तो कम से कम पार्सल ही वाले डिब्बे में इस कमतरीन को रख दीजिए। गया में मुझे तोल कर जो वापस महसूल होगा ले लीजिए। मगर उसने कोई तवज्जो नहीं की, हंसता हुआ खड़ा देखता रहा। उस ट्रेन में जाने वालों में महज जाने पहचाने साहिबों ने खिड़की से सर निकालकर पूछा कि क्या आप छूट गए हैं? मैंने निहायती मतानत से कहा कि मैं नहीं, बल्कि ट्रेन छूट गई। एक साहब ने गुजरती गाड़ी से कहा, आप कब तक आइएगा? कुछ कहना हो तो फरमाइए, आपके यहाँ जाकर कह दूंगा। मैंने बुलंद आवाज से कहा कि सबसे कह दीजिएगा कि खैरियत तो आफियत से स्टेशन तक पहुंच गया। आबोदाना रहा तो इंशाल्लाह अनकरीब मैं भी पहुंचता हूँ। गुफ्तगू पूरी होने ना पाई थी कि गार्ड साहब को आखिरी डिब्बे पर चढ़ने के लिए लपक कर जाते हुए देखा। मैंने चाहा कि बढ़कर उनकी टांग खींच लूं और कहूं कि चलती गाड़ी में चढ़ने का हुक्म नहीं है। मगर जब तक वो पांवदान पर पांव रखकर अपने डिब्बे में दाखिल, मेरी निगाहों के सामने प्लेटफॉर्म से गुजरती हुई ट्रेन, दिमाग में किराए की टमटम और जबान पर ये शेर था, हसरत पे उस मुसाफिरे बेकस की रोइए, गाड़ी खुली हो जिसकी निगाहों के सामने। शुक्रिया।